اب मुल्क की सियासी पोजीशन इस मरहले पर आ गई थी कि खुफिया हाथ दो करप्ट सियासतदानों में से किसी एक को तरजीह देगा या किसी तीसरे करप्ट को फरिश्ता और मुहिब वतन बनाकर इस मुल्क पर मुसल्लत करेगा। करोड़ों पाकिस्तानियों में मुहिबान वतन जमाते हैं, मगर इतनी मौसर नहीं है जो खुली किताब की तरह करप्ट दिखाई देने वाले सियासतदानों पर इतने बरसों में सबकत ले जा सके। इसकी यही वजह समझ में आती है कि ये मुहिबान वतन जमातें सिर्फ अपने मुल्क को और अपने नजरियात को उतनी अहमियत देती हैं कि उनमें जरा सी भी लचक पैदा करके आलमी सियासत के साथ नहीं चलती, जबकि दुनिया वालों के दरमियान रहकर कुछ दो और कुछ लोग के उसूलों पर सियासत करनी पड़ती है। काश कोई ऐसी सियासी जमात वजूद में आए जो म्याना रवि इख्तियार करे, ऐसा रवैया इख्तियार करे कि पाकिस्तानी कौम को करप्ट सियासतदानों से निजात मिल जाए। अब ये कौम मजीद 50 बरसों तक सियासी घुटन में नहीं रहेगी, भड़क उठेगी, तमाम सियासी बाजीगरों का तख्ता करके रख देगी, क्योंकि कौम हो या एक हस्ती, जब वो डूबती है तो अपने साथ सभी को ले डूबती है। अभी ये जाहिर नहीं किया गया था कि नेक बख्त की तरह काशिफ अकबर को भी लूट लिया गया है। नेक बख्त यही समझ रहा था कि वो अपने हरीफ के मुकाबले में कमजोर पड़ता जा रहा है। उसने खुफिया हाथ से इल्तिजा की थी कि हर कीमत पर राजा नवाज की खिदमात हासिल करे। खुफिया हाथ और राजा नवाज के दरमियान इब्तिदाई शराइत तय पा गई थी। राजा से कहा गया था कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो खुफिया एजेंसियां हैं, राजा खुफिया हाथ की इन एजेंसियों में जाकर वहां के अहम अफराद से मुलाकात करे, फिर नेक बख्त की गिरती हुई सियासी पोजीशन को संभालने के लिए काशिफ अकबर को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर नेक बख्त के मुकाबले में उसे औंधे मुंह गिरा दे। राजा नवाज पहले कराची के एक काउंसिल खाने में गया। वहां इस्तकबालिया काउंटर की एक गोरी मेम से बोला, मेरा नाम राजा नवाज है, मैं सफीर साहब से मिलना चाहता हूं। उस मेम साहिबा ने पूछा, क्या पहले अपॉइंटमेंट है? राजा ने कहा, नहीं, मैं उन खास लोगों में से हूं जो किसी अपॉइंटमेंट के बगैर साहब से मिलते हैं, आप उन्हें मेरा नाम बता दें। राजा नवाज। उसने फोन पर साहब के सेक्रेटरी को उसका नाम बता दिया। सेक्रेटरी ने कहा, उसे मेरे कमरे में भेज दो। काउंटर वाली ने रिसीवर रख कर राजा नवाज को गाइड किया। वो इस वसीओ अरीज इमारत के ग्राउंड फ्लोर के कई हिस्सों से गुजरता हुआ सेक्रेटरी के दरवाजे पर पहुंचा। चपड़ासी से कहा, अपने साहब को बताओ राजा नवाज आया है। चपड़ासी ने कहा, उधर जाके बैठो, अभी साहब बिजी है। राजा ने कहा, क्या है? वो बोला, बिजी बिजी। तुम अंग्रेजी नहीं समझता है, फिर साहब को कैसे बोलेगा? राजा ने कहा, अगर अंग्रेजी ऐसी होती है जैसी तुम बोल रहे हो तो फिर मैं तुमसे सीख लूंगा। अभी साहब को जाकर मेरा नाम बता दो। वो बोला, तुमको एक बार बोला ना, साहब बहुत बिजी है, उधर जाकर बैठो। राजा ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी, फिर उसे विजिटिंग रूम की तरफ धक्का देकर कहा, तुम्हारे साहब की ऐसी की तैसी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया तो साहब ने गुस्से से राजा को देखकर पूछा, व्हाट नॉनसेंस, तुम इजाजत के बगैर क्यों आए? राजा ने कहा, मैं ऑफिस समझ कर आया था, मुझे क्या मालूम था कि ये सेक्स क्लब है। साहब बोला, यू शट अप एंड गेट आउट। राजा ने कहा, मेरा नाम राजा नवाज है, मैं गेट आउट नहीं होता, तुम्हारे जैसों को गेट आउट करता हूँ। राजा का नाम सुनकर वो धीमा पड़ गया। टाइपिस्ट से बोला, तुम सीट पर जाओ। फिर राजा से बोला, कम ऑन टेक योर सीट, बाय द वे तुम्हें इस तरह इजाजत के बगैर नहीं आना चाहिए था। राजा ने कहा, अक्सर दफातर के चपड़ासी जब ये कहते हैं कि साहब बिजी हैं, इंतजार करो, तो समझ में आ जाता है कि अंदर साहब बहादुर फोन पर बीवी से लंबी बातें कर रहे होंगे, या बीवी से कतरा कर मुंह का मजा बदल रहे होंगे, या दोस्तों के साथ बैठे लंबी लंबी हाँक रहे होंगे। इंटरकॉम पर साहब से बोलो, मैं इंतजार करने नहीं आया हूँ, फौरन बुलाएं, वरना उनके ऑफिस में भी घुसता चला जाऊंगा। सेक्रेटरी ने उसे नागवारी मगर बेबसी से देखा, फिर इंटरकॉम पर कहा, सर राजा नवाज आए हैं। उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर कहा, सर मैंने भी यही समझाया था, मगर ये जबरदस्ती अंदर आए थे, ये साहब डिसिप्लिन नहीं जानते, धमकी दे रहे हैं कि आपके ऑफिस में भी घुस जाएंगे। सेक्रेटरी दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा और यस सर कहता रहा। फिर इंटरकॉम का बटन ऑफ करते हुए बोला, जाइए, सर ने बुलाया है। सामने कॉरिडोर से गुजरकर राइट टर्न हो जाएं। सामने ही दरवाजे पर नेम प्लेट है। वो जवाब सुने बगैर बाहर आया। वहां चपड़ासी उसे देखते ही पीछे हट गया। वो तेजी से चलता हुआ कॉरिडोर से गुजरकर दाएं तरफ मुड़कर रुक गया। कुछ फासले पर उस सफीर का दफ्तर था जिसने अभी इंटरकॉम पर उसे बुलाया था। दफ्तर के दरवाजे पर 2 गनमैन खड़े थे। ये एक चैलेंज था कि वो सेक्रेटरी के दफ्तर में जबरन घुस गया था, लेकिन बॉस की मर्जी के बगैर वो उसके दफ्तर में कदम नहीं रख सकेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के करीब आया। दोनों गनमैनों ने उसे निशाने पर रखा हुआ था। उसने कहा, मुझे साहब ने बुलाया है। एक ने कहा, बुलाया था मगर अभी मसरूफ हैं, वापस वेटिंग रूम में जाओ, इंतजार करो, जब तक बुलाया न जाए इधर का रुख न करना। राजा ने कहा, ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ।
वो जाने के लिए पलट गया। दोनों गार्ड्स की गन्ने नीची हो गईं। उनमें से एक दरवाजा खोलकर अंदर जाकर राजा के बारे में रिपोर्ट देना चाहता था। दरवाजा खुलते ही राजा ने पलटकर फजा में उछलकर दोनों को किक मारी। वो दोनों खुले हुए दरवाजे से लातें खाकर अंदर गिर गए। उनका बॉस कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। दोनों गार्ड्स के फर्श से उठने से पहले राजा ने रिवॉल्वर निकालकर उन्हें जख्मी किया। फिर उनकी गन्ने उठाकर दूर फेंक कर दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए बॉस से कहा, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि दरवाजे पर हाथ बांध कर इंतजार में खड़ा रहूं। तुम लोग वक्त के बड़े पाबंद कहलाते हो, लेकिन हमें मजबूर और ताबेदार समझकर गुलामों जैसा बर्ताव करते हो। रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ था। वो सहम कर बोला, मिस्टर राजा, बात दरअसल ये है कि हमें ऊपर से अहकामात मिले थे कि पहले आपकी वफादारी और ताबेदारी आजमाई जाए। राजा ने कहा, बैठो और एक कागज पर लिखो। वो बैठकर एक कागज और कलम लेकर राजा को देखने लगा। राजा ने कहा, लिखो, मिस्टर सीक्रेट हैंड। राजा नवाज यहाँ आया था। उसने कहा है कि वो लेन देन में दयानतदार है मगर किसी का ताबेदार नहीं है। हमने उससे ताबेदारी करवाने की कोशिश की जिसके नतीजे में उसने हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी कर दिया है और मुझे गन पॉइंट पर कहीं ले जा रहा है, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ देगा। वैसे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुमने उसे यहाँ बुलाकर अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करना चाहा था। दुआ करो कभी उससे सामना न हो। राजा बोलता गया, वो लिखता गया। फिर उसने रिवॉल्वर से इशारा करते हुए कहा, उठो, अभी मेरे सामने इस तहरीर को फैक्स करो। वो सहमा हुआ था। फैक्स मशीन के पास जाकर उसे ऑपरेट करने लगा। उसके बाद राजा ने कहा, यहाँ से निकलकर मेरे आगे आगे चलो। तुम अपनी कार ड्राइव करोगे, मैं पिछली सीट पर तुम्हें गन पॉइंट पर रखूंगा। उसने दोनों गार्ड्स की गन्ने उठाई। फिर उसके साथ आगे चलता हुआ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगा। वहाँ का तमाम स्टाफ हैरानी से अपनी अपनी जगह खड़ा होकर अपने सफीर साहब को मुसीबत में देख रहा था और राजा कहता जा रहा था, कोई पुलिस को फोन करने की हिमाकत करेगा तो अपने बॉस की लाश पर मातम करेगा। उस इमारत से बाहर निकलने से पहले ही एक हसीन दोशीजा अंदर आई। फिर उन्हें देखते ही खौफ से ठिठक गई। उसने सफीर से कहा, ओ डैड, ये क्या है? ये आपको गन पॉइंट पर रखने वाला कौन है? वो बोला, बेटी, ये वही राजा नवाज है जिसका जिक्र तुमसे करता रहा हूँ। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, ये मुझे खामखा हलाक नहीं करेगा। वो नहीं कहती हुई बाप से आकर लिपट गई। रोती हुई कहने लगी, ये आपको हलाक नहीं करेगा तो इस तरह आपको कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे बाप को साथ ले जा रहा हूँ। 1 आध घंटे के बाद छोड़ दूंगा। वो बोली, अपनी हिफाजत चाहते हो तो मुझे अपने साथ ले चलो, डैड को छोड़ दो। राजा ने कहा, मुझे एतराज नहीं है, अपने डैड के साथ तुम भी चलो। वो अपने बाप का बाजू पकड़ते हुए साथ चलने लगी। बाप ने कहा, टीना, हिमाकत न करो, यहाँ ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ जाऊंगा। वो बोली, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आपके वापस आने तक रोती रहूंगी, साथ चलूंगी तो आपको जिंदा सलामत देख कर मुतमईन रहूंगी। वो तीनों इमारत के बाहर आकर एक कार में बैठ गए। टीना ने स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट की। उसके साथ बाप बैठ गया। राजा पिछली सीट पर एक गार्ड की गन लिए हुए था। वो कार क्लिफ्टन की तरफ जाने लगी। टीना ने पूछा, मिस्टर राजा, मेरे डैड आपकी दलेरी की तारीफें कर रहे थे और ये खुशखबरी सुना रहे थे कि तुम हमारे लिए काम करने वाले हो, लेकिन ये अचानक दुश्मन क्यों बन गए? राजा नवाज बोला, वापसी में अपने डैड से पूछ लेना। वो बोली, मैं अपने डैड के लिए इंसल्ट महसूस कर रही हूँ। शायद तुम नहीं जानते, ये दिल के मरीज हैं। प्लीज एक मरीज की खातिर मेरी एक बात मान लो। राजा ने कहा, कौन सी बात मनवाना चाहती हो? वो बोली, तुम देख रहे हो कि हमारे पीछे पुलिस वाले नहीं हैं, हम काफी दूर निकल आए हैं। तुम मेरे डैड को यहाँ ड्रॉप कर दो। ये टैक्सी में जाकर फौरी तौर पर दवाएं खा सकते हैं। जमानत के तौर पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जितने घंटे चाहोगे मुझे अपने तहफ्फुज की खातिर रख सकते हो। बाप ने कहा, टीना, ऐसी बातें न करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें एक खतरनाक शख्स के साथ नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, और आप न गए तो मैं कार से बाहर कूद कर जान दे दूंगी। डॉक्टर कह चुके हैं कि तीसरा हार्ट अटैक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वो अचानक कार रोक कर बोली, मिस्टर राजा, मेरे डैड को समझाओ कि यहाँ उतर जाएं या फिर तुम मुझे गोली मार दो। मसीह की कसम, ये अभी टैक्सी में जाकर दवाएं नहीं लेंगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। इस कार को तेजी से ड्राइव करते हुए कहीं टकरा दूंगी। राजा ने गन की नाल को उस सफीर की कनपट्टी पर रख कर कहा, मैं अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा, तुम यहाँ उतर जाओ। टीना ने बाप की तरफ वाले दरवाजे को खोलकर उसे धक्का देते हुए कहा, कम ऑन डैड, आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो बाहर जाएं, प्लीज हरी अप। वो धक्का खाते हुए बाहर आया। झुंझलाकर कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही टीना ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसके साथ ही अकबनुमा आईने में देखा। बाप की एक झलक नजर आई। वो दोनों हाथ उठाकर उसे पुकार रहा था, फिर वो नजर नहीं आया। तेजी से ड्राइविंग के दौरान में पलटकर वो नहीं देख सकती थी। राजा ने पिछली स्क्रीन के पार देखा। वो टीना को पुकारने के बाद थक कर कमर पर हाथ रख कर देख रहा था।
राजा ने कहा, तुम अपने बाप से बहुत प्यार करती हो। वो बोली, मेरी तरह कितनी ही बेटियां हैं जो अपने बाप पर कुर्बान हो जाती हैं, मगर मैं बदनसीब हूँ, बचपन में यतीम हो गई थी। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, वो तुम्हारा बाप नहीं था? वो बोली, नहीं, मैं उनका मोहरा हूँ। उन्होंने इसी इमारत के अंदर तुम्हें हलाक करने का मंसूबा बनाया था और ये तय किया था कि किसी तरह तुम वहाँ से बच निकलोगे तो तुम्हें बाहर ट्रैप किया जाएगा। राजा ने कहा, तुम उसे कार से निकाल कर बचाने के बाद इस एतमाद से ये बता रही हो कि मैं उनके बिछाए हुए जाल से निकल नहीं पाऊंगा। वो बोली, तुम्हारी जहानत और दलेरी के चर्चे सुने हैं, इसलिए बता रही हूँ कि अभी वक्त है, खुद भी बच सकते हो और मुझे भी उनके शिकंजे से निकाल सकते हो। राजा ने कहा, तुम और उनके शिकंजे में? वो बोली, हाँ, मुझे खुद गरज कह सकते हो। मैं तुम्हारी दलेरी पर भरोसा करके पहले से बता रही हूँ, तुम निजात का रास्ता निकालोगे तो मुझे भी निजात मिल जाएगी। राजा ने पूछा, उनकी प्लानिंग क्या है? वो बोली, तुम नाजा को अगवा करके ले गए थे, उनका ख्याल है तुम हुस्न परस्त हो, इसलिए मेरे जाल में भी फंस जाओगे। अभी तुमने सफीर की कनपटी पर गन की नाल रखकर उसे कार से उतरने पर मजबूर किया। तुम्हारी इस हरकत से उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुमने मेरे साथ इस कार में रहने के लिए मेरे बाप को भगा दिया है। राजा ने कहा, मुझे प्लानिंग बताओ। वो बोली, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं समंदर के किनारे तुम्हें बोटिंग के लिए ले जाऊं, वहाँ दुश्मन होंगे, यहाँ शुबा है कि तुम्हें ताक़ुब का इल्म हो जाएगा, तुम्हारे जांबाज तुम्हारी निगरानी करते हैं। राजा ने कहा, क्या मेरे जांबाज बोटिंग डेक की निगरानी नहीं करेंगे? वहाँ दुश्मन क्या करेंगे? वो बोली, बड़ी ठोस प्लानिंग है। उनके हुक्म के मुताबिक मैं तुम्हें अपने साथ एक बोट में दूर तक समंदर में ले जाऊंगी। 2 बोट पर दुश्मन हमारा ताक़ुब करेंगे, बाकी डेक पर जितनी किराए की बोट्स और दूसरी कश्तियां हैं उनके मालिकान को मुंह मांगी रकम देकर तमाम बोट्स और कश्तियों को नाकारा बना दिया गया है। तुम्हारा कोई जांबाज तुम्हारी मदद के लिए समंदर में नहीं आ सकेगा। राजा ने कहा, बेशक, बड़ी अच्छी और ठोस प्लानिंग है। उसने मोबाइल फोन के जरिए एक जांबाज से कहा, कार यहाँ ले आओ। फिर उसने कार रोकने को कहा। उसके बाद पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, वो मेरे कारनामों से मुतासिर थे, नेक बख्त की हिमायत में काशिफ अकबर को मेरे जरिए कमजोर बनाना चाहते थे और खुफिया हाथ तो अपनी खुफिया एजेंसियों में रख कर मेरी खिदमत हासिल करना चाहता था। क्या ये चालबाजी थी? वो बोली, राजा, तुमने खुफिया हाथ को क्या समझ रखा है? जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत कर रहा हो वो इतना नादान होगा कि वो तुम्हारे और अमीर हमजा के ताल्लुकात को नहीं समझता होगा। तुम दोनों के नजरियात और लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल एक हैं। तुम दोनों नेक बख्त और काशिफ अकबर जैसे जरखरीद सियासतदानों की करप्शन और कमजोरियां अवाम पर जाहिर करते रहते हो, उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते हो। जिस काशिफ अकबर के केटी बंदर वाले केस को उछाल कर नेक बख्त ने उसे इख्तिदार की कुर्सी से गिराया है, तुमने काशिफ अकबर को भी बड़े नुकसानात पहुंचाए हैं। क्या इस तरह जाहिर नहीं होता कि तुम दोनों मुहिब्बान वतन हो और तुम में से कोई मुखलिस और वफादार रहकर खुफिया हाथ के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि काम करने के बहाने खुफिया हाथ के गहरे राजों तक पहुंचने का मंसूबा बनाएगा? क्या तुम यकीन कर रहे हो कि खुफिया हाथ तुम्हारे और नेक बख्त के ताल्लुकात को अच्छी तरह समझ रहा है? राजा ने कहा, बेशक, हम सोच रहे थे कि खुफिया हाथ हम पर शुबा कर सकता है। हम कोई चाल चलते वक्त मनफी पहलू पेश नजर रखते हैं। तुम्हारी बातों से तस्दीक हो रही है। वैसे तुम हो कौन? वो बोली, मुझे अपनी सही हिस्ट्री मालूम नहीं है। होश संभाला तो खुद को एक ईसाई मिशनरी में पाया, वहाँ तालीम हासिल करती रही। मेरी जहानत और हाजिर दिमागी का रिकॉर्ड देखकर मुझे न्यूयॉर्क के एक आर्मी तरबियती हॉस्टल में भेज दिया गया। वहाँ सुराग रसानी और हथियारों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद मुझे मिडिल ईस्ट जाने का हुक्म दिया। एक इस्लामी मुल्क के सुल्तान को एक पेचीदा सियासी मामले में फंसाना था और ऐसा करने के लिए मुझे उस सुल्तान के साथ रात गुजारने को कहा गया। मैंने उसे उस रात इतनी पिलाई के गुनाह से बच गई और बॉस के हुक्म के मुताबिक काम भी निकाल लिया। उस वक्त चंद जांबाज 2 गाड़ियां लेकर आए। राजा टीना के साथ एक गाड़ी में बैठ गया और सफीर की गाड़ी छोड़कर अपनी खुफिया रिहाइश गाह की तरफ जाते हुए बोला, इसमें शुबा नहीं कि तुम हसीन और पुरकशिश हो। तुम्हें इसीलिए सुराग रसानी सिखाई गई है कि तुम हुस्न शबाब का जाल बिछाकर दुश्मनों के अहम राज मालूम करती रहो। वो बोली, हाँ, उस सुल्तान से अपनी इज्जत बचाने के बाद मैं यही सोचती रही कि मुझे खुफिया एजेंसी से भागकर कहीं रूपोश रहकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। वैसे मैंने राजदार बनकर फरार होने वालों को मरते ही देखा है। मैं मरना भी नहीं चाहती। ऐसे ही वक्त मुझसे कहा गया कि मुझे पाकिस्तान जाना है और राजा नवाज को इस तरह घेरना है कि उसे बच निकलने का मौका न मिले। राजा ने कहा, घेरने का मंसूबा अच्छा था। समंदर में दूर दूर तक मेरी मदद के लिए कोई जांबाज नहीं आ सकता। वो बोली, बात सिर्फ तुम्हें घेरने की नहीं, समंदर में 2 बोट्स
मुझ पर बैठे हुए दुश्मन फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते तो तुम्हारे साथ मैं भी मरती और खुफिया हाथ को मुझ जैसी आलाकार की मौत का अफसोस कभी ना होता। राजा ने कहा, तुमने अपनी जान बचाने के लिए और मुजरिमाना जिंदगी गुजारने से बचने के लिए मेरा साथ दिया है। तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोली, हो सके तो मुझे पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में ऐसी जगह पनाह दे दो कि खुफिया एजेंसियों के आदमी मुझ तक न पहुंच सके। राजा ने कहा, ये तो मुमकिन नहीं है। तुम भी जानती हो कि दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके वसी जराए हैं, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, फिर तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। आज तुमने उनका मंसूबा मुझे बताकर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो बोली, तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं मेकअप और गेटअप की माहिर हूँ, मुझे भेस बदलना आता है। फाइटिंग और शूटिंग का मौका आएगा तो वो मुझे आसानी से हलाक नहीं कर सकेंगे। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें पनाह देने से इनकार नहीं किया है। तुम्हें बेजारो मददगार छोड़ना मर्दानगी नहीं है। अभी मेरे साथ चलो, फिर हम आइंदा के लिए सोचेंगे। वो बोली, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो कुछ नई मुसीबतें गले पड़ती रहेंगी। राजा ने कहा, तुम साथ नहीं रहोगी तब भी मुसीबतें मेरे पीछे पड़ ही जाएंगी। बहरहाल कोई महफूज पनाहगाह तलाश करने तक तुम मेरे साथ रहो। उसने कोई जवाब न दिया, सर को झुकाकर संजीदगी से सोचने लगी। मैं आबी के साथ एक कमरे में बैठा उसे हमजा साहब और राजा नवाज के प्राइवेट फोन नंबर नोट करवा रहा था। वो गॉडफादर अंकल हाशिम के कई फोन नंबर्स जानती थी। वैसे वो बहुत समझदार थी। इसके बावजूद मैं उसे समझा रहा था कि मैं भारत चला जाऊंगा तो उसे तन्हा किस कदर मोहतात रहना चाहिए। उसने कहा, भाईजान, ये मेरे मेडिकल का आखिरी साल है। मैं भी अम्मी की तरह एक बासलाहियत डॉक्टर और सर्जन बनना चाहती हूँ। यहाँ धड़का लगा रहेगा कि अनजाने दुश्मन और खुद हमारे खानदान वाले न जाने कैसी साजिशें करें। मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। फिर अंकल हाशिम दिन रात मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन ये बेहतर होगा कि मैं हॉस्टल में रहूँ। कम से कम मेरे दुश्मन रिश्तेदार ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं इतनी आलीशान कोठी को छोड़कर हॉस्टल में रहने लगी हूँ। मैंने फोन पर अंकल हाशिम को बताया कि आप भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहना चाहती है। उन्होंने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा, अच्छा आइडिया है, उसे हॉस्टल में रहना चाहिए। मैं इस कोठी में अपने गैंग की एक लड़की को रहने दूंगा। वो इस तरह वहाँ रहेगी कि दुश्मन उसे आबी समझते रहेंगे और हॉस्टल से लेकर कॉलेज तक मेरे खास आदमी हमेशा आबी की निगरानी करते रहेंगे। ऐसे वक्त कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, अंकल, कोई दरवाजे पर आया है। शायद वही 3 अफराद होंगे जो मुझे आज रात भारत ले जाने वाले हैं। वो बोले, तुम फोन बंद करो, मैं अभी कॉल बैक करूंगा। मैं फोन बंद करते हुए बैरूनी दरवाजे से आकर लग गया। वो अंदर से बंद था। बाहर वो आने वाले मुंतजिर थे। मैंने बाहर से मोबाइल फोन के बजर की आवाज सुनी। फिर एक ने कहा, हेलो, मैं हरी प्रसाद बोल रहा हूँ। उसने दूसरी तरफ की आवाजें सुनी, फिर कहा, यस बॉस, मैं फरमान साहब की कोठी के दरवाजे पर हूँ और अभी कॉल बेल का बटन दबाया है। थोड़ी देर के लिए खामोशी रही, फिर मेरे मोबाइल से इशारा मिला। मैंने उसे ऑन करके अंकल हाशिम की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, दरवाजा खोल दो, वो हमारे ही लोग हैं। उनसे तफसीली गुफ्तगू करने के बाद मुझसे राब्ता करो। उन्होंने फोन बंद किया। मैंने भी मोबाइल को ऑफ करके आबी को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। फिर उसके जाने के बाद दरवाजा खोला। बाहर 2 अफराद के साथ एक नौजवान लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उन तीनों से मुसाफा करके अंदर बुलाया। हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। उनमें से एक का नाम हरी प्रसाद, दूसरे का नाम आजम बेग और तीसरी का नाम पूजा पांडे था। हरी प्रसाद ने कहा, फरमान साहब, यहाँ से भारत जाने के लिए अट्टारी और कसूर की सरहदें करीब हैं, लेकिन उधर बात नहीं बन रही। पाक आर्मी ने बड़ी सख्ती की हुई है, लेकिन आप थर और राजस्थान की सरहद आसानी से पार कर सकेंगे। वहाँ के एजेंट ने आपके भारतीय शहरी होने के सिलसिले में तमाम जरूरी कागजात तैयार कर दिए हैं। आप 3 घंटे बाद यहाँ से 6 बजे की फ्लाइट से कराची जाएंगे। मैंने पूछा, क्या मैं तन्हा जाऊंगा? वो बोला, नहीं, पूजा और आजम बेग आपके साथ रहेंगे। आप उनकी रहनुमाई में भारत के छोटे बड़े शहरों से वहाँ के लोगों के मिजाज और वहाँ के रस्म रिवाज से वाकिफ होते रहेंगे। आपका नाम विजय शर्मा होगा। पूजा और आजम आपको हिंदी के ज्यादा से ज्यादा अल्फाज सिखाते जाएंगे। मैंने पूजा को देखा, वो मुझे देख रही थी। नजरें मिलते ही बोले, हिंदी की शिक्षा सफर के समय होती रहेगी। अभी एक बात अच्छी तरह याद रखो कि हिंदी में हर्फ जे, जाल, ज़्वाद और ज़ोए का तलफ्फुज नहीं होता। तुम राजदारी को राजदारी, जात बरादरी को जात बरादरी, नाराज को नाराज और आजम बेग को आजम बेग कहना होगा। आजम बेग ने हंसते हुए कहा, भाई पाकिस्तान में तो मेरा नाम न बिगाड़ो। हम सब मुस्कुराने लगे। हरी प्रसाद ने कहा, फरमान साहब, आपकी वालिदा ताबानी और मुराद को राह रास्त पर लाने की कोशिशें कर रही थी। उन दोनों का ताल्लुक भारत की रॉ एजेंसी से था। वहाँ रॉ वालों से आपका वास्ता पड़ेगा, इसलिए आपको रॉ के मुताल्लिक कुछ मालूमात फराहम कर रहा हूँ। आइंदा ये मालूमात आपके काम आ सकती हैं। हरी प्रसाद ने सोफे पर जरा सीधे होकर बैठते हुए कहा, रॉ में आर का मतलब रिसर्च, ए का मतलब एनालिसिस और डब्ल्यू का मतलब है विंग, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मुखफ़फ़ रॉ है।
वो बताने लगा कि 1968 में इंदिरा गांधी के दौर में ये एजेंसी बनाई गई थी। आज ये एजेंसी बैरूनी मुल्कों में सुराग रसानी के हवाले से CIA, KGB और मोसाद से किसी तरह कम नहीं है। इस एजेंसी का पहला और बुनियादी काम यह है कि अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों में और खास तौर पर पाकिस्तान में ऐसे अहम लोगों को ट्रैप करती है जो हसीन औरतों और दौलत के लालच में पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पर राजी हो जाते हैं। रॉ एजेंसी की तरतीब कुछ यूं है कि उसकी एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है, उसका एक डायरेक्टर जनरल है। मौजूदा डायरेक्टर जनरल का नाम जमुना प्रसाद धावन है। उसके मातहत 3 एडिशनल डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। हर हिस्से या हर एरिया का एक जॉइंट डायरेक्टर होता है। एरिया नंबर 1 में सिर्फ पाकिस्तान है, जबकि दूसरे 4 एरियाज में कई ममालिक हैं। लेकिन पाकिस्तान को नंबर 1 पर सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ये मुल्क के खुदादाद भारत के कलेजे में कांटे की तरह चुभता रहता है। रॉ में 2 शोबे स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो SSB और एविएशन रिसर्च सेंटर ARS ऐसे हैं जो पाकिस्तान के जराए अबलाग और रेडार्स को मॉनिटर करते और जाम करते रहते हैं। उनके पास पहले ही फजाई आलात बहुत थे, अब ये खलाई सैयारों से भी मदद हासिल करने लगे हैं। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि रॉ एजेंसी पाकिस्तान के अंदर कितने मुनज़्ज़म तरीकों से जासूसी करती है और जर खरीद पाकिस्तानी सियासतदानों के जरिए इस मुल्क को खोखला करती जा रही है। वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था और सोच रहा था, हम सब पाकिस्तानी मेहनत मजदूरी करके 3 वक्त की रोटियां खाकर जिंदा रहते हैं और रातों को सो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिंदा और कायम रखने वाली मालूमात से बेखबर रहते हैं। कुछ समझ नहीं पाते कि हमारी बेखबरी में हमारे पैरों तले से जमीन खिसकाई जा रही है। मैंने अम्मी को भारत से वापस लाने का अज़्म किया था, लेकिन अब मेरे अंदर का एक गैरतमंद पाकिस्तानी कह रहा था कि मैं सिर्फ अपनी अम्मी के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे मुल्क और पूरी कौम की सलामती की खातिर जिहाद करने जा रहा हूँ। हरि प्रसाद ने कहा, वक्त कम है, आपको पूजा और आजम के साथ एयरपोर्ट जाना है। मैंने चंद अहम मालूमात फराहम की हैं, बाकी मालूमात इन 2 साथियों से हासिल होती रहेंगी। चलें उठें और एक छोटे से बैग में जो निहायत जरूरी सामान है रख लें। लिबास वगैरह कहीं भी खरीद सकते हैं। मैं दूसरे कमरे में आया। आबी मुझसे लिपट कर भीगी आंखों से देखते हुए बोली, मैं एक बुज़दिल की तरह नहीं रो रही हूँ। मेरा ईमान और मेरा यकीन कह रहा है कि मेरे भाईजान अम्मी को यहाँ ले आएंगे। बस यूं ही आपसे बिछड़ते हुए रोने को जी चाह रहा है। मैंने उसकी पेशानी चूम कर कहा, मैं जानता हूँ तुम बड़े हौसले वाली हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अम्मी यहाँ जरूर आएंगी। मैंने एक हैंड बैग में जरूरी मुख्तसर सा सामान रखा, फिर फोन पर अंकल हाशिम से कहा, मैं पूजा और आजम के साथ रवाना हो रहा हूँ। अंकल, आप मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बाकार हैं, फिर भी पूछ रहा हूँ क्या हरि प्रसाद पर अंधा एतमाद किया जा सकता है? क्या पूजा भी हिंदू है? वो बोले, बेटे हरि प्रसाद हिंदू नहीं मुसलमान है। अक्सर भारत में मेरे काम से जाता रहता है, इसलिए हम उसे हरि प्रसाद कहते रहते हैं। ये पिछले 15 बरस से हमारे साथ है। मैंने पूछा, और पूजा पांडे? वो बोले, पूजा बेशक हिंदू है, लेकिन मैंने पिछले 2 बरस के दौरान में उसे ऐसी आजमाइशों में मुब्तला किया है कि वो गद्दारी करके मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन वो मुझे बाप की तरह चाहती है। तुम उस पर एतमाद कर सकते हो। मैंने कहा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप भी तन्हा रह जाएगी। वो बोले, नहीं रहेगी। इस कोठी के चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स हैं। मैंने आबी को उनके कोड वर्ड्स बता दिए हैं। 2-4 रोज में उसे हॉस्टल मुंतकिल कर दूंगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ। मैंने फोन को बंद किया। आबी को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमकर उससे रुखसत हुआ। फिर कोठी के बाहर आकर हरि प्रसाद, आजम बेग और पूजा के साथ एक कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।